हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं राहुल अपने यूट्यूब चैनल राहुल जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों इस टॉपिक से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और आपको प्राचीनतम भारत पढ़ने के लिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं कि इसका टाइम पीरियड क्या था। तो दोस्तों आज से लगभग 4500 साल पुरानी ये सभ्यता है, जिसका टाइम पीरियड हम माने तो 2500 BC टू 1750 BC, यानी कि लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व का समय है। इसका समय का निर्धारण कैसे किया गया दोस्तों, इसको जाने तो इसका समय का निर्धारण किया गया रेडियो कार्बन टेक्नोलॉजी की हेल्प से। ये मैं आपको केमिस्ट्री में बताऊँ, रेडियो कार्बन टेक्नोलॉजी होती क्या है, जिसके अंदर C14 कार्बन का यूज किया जाता है। इसकी कार्बन डेटिंग की जाती है, उसके आधार पर इसका समय निर्धारित किया गया। दोस्तों इसको इस युग का कांस्य युग, ब्रोंज युग या फिर प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सभ्यता दोस्तों भारत की सबसे पुरानी और विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता के खोज से पहले जो ब्रिटिश थे, गोरे लोग थे, जो वेस्टर्न लोग थे, वो हमारे इंडिया को अनकल्चर्ड समझते थे, असभ्य समझते थे। जो गोरे लोग हमारे यहाँ पे राज करने के लिए आए थे, उनका मानना ये था कि वो यहाँ पे बिल्कुल सही आए हैं, उन्होंने यहाँ के लोगों को सभ्यता सिखाई है। एक ब्रिटिश फिलोसफर थे J.S. मिल, उन्होंने भी अपनी बुक में यही लिखा है, जिसको हम वाइट बर्डन रूल कहते हैं। उनका मानना यह था कि जो 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया है, वो हमारे यहाँ के लोगों को सभ्यता सिखाने के लिए शासन किया है। लेकिन दोस्तों 1853 के अंदर अलेक्जेंडर कनिंघम एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने यहाँ पे कई दार्शनिक, जैसे कि आपका सांची का सपूत हो गया, सांची स्तूप हो गया, बौद्ध टेम्पल हो गया, सारनाथ हो गया। और जो सबसे बड़ी सफलता हमें कब मिली, 1921 के अंदर, जब इंडियन फिलोसफर आर्कियोलॉजिस्ट थे राय बहादुर दोस्तों हम बात करते हैं 1921 की। राय बहादुर दयाराम साहनी जो कि इंडियन फिलोसफर थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने 1921 के अंदर हड़प्पा सभ्यता की खोज की। यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी गौरव की बात थी। जो वेस्टर्न लोग, जो गोरे लोग हमें ये कहते थे कि हम अनकल्चर्ड थे, हमारे यहाँ सभ्यता नहीं थी, वो हमें सभ्यता सिखा रहे थे। तो तब उन्हें पता चला कि जिस समय उनके वहाँ पे बार्बरिज्म, असभ्यता अपने चरम पर थी, उस समय यहाँ पे एक बहुत बड़ी नगरीय सभ्यता हर रोज़ नया आयाम को छू रही थी, जिस सभ्यता के अंदर हर चीज़ बड़ी ही वेल मैनेज तरीके से नियोजित की गई थी। ठीक है दोस्तों, उसके समकालीन कुछ और सभ्यताएं थी। तो वो सभ्यताएं थी मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया। ये 3 सभ्यताएं और थी जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। और मेसोपोटामिया की सभ्यता से तो हमारे ट्रेड रूट्स भी थे, हमारे जो व्यापार होते थे, ट्रेड रूट्स, वो भी इसके साथ थे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो कांस्य युग, जो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता, कांस्य युग की। और इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे इसका जो चारों दिशाओं के अंतिम छोर पर जो इसके जो साइट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जैसे सूत कांगेडोर है दोस्तों, ये वेस्टर्न पश्चिमी साइड से सबसे जो आखिरी छोर का जो साइट है सूत कांगेडोर, जो पाकिस्तान के अंदर स्थित है, जो दासक नदी के किनारे पर है। दासक नदी और पाकिस्तान के बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दोस्तों। इसके बाद हम इसके पश्चिमी तट की बात कर लेते हैं। साइड की बात, ये आलमगीरपुर है जो यूपी मेरठ के अंदर है, और ये दोस्तों हिंडन नदी के किनारे पर। किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? हिंडन नदी। यूपी का किस डिस्ट्रिक्ट में है? मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नॉर्थ की, जो उत्तरी जो साइड थी इसकी, यह है मालदा। ये चेनाब नदी के किनारे पर बसा हुआ है, और ये कहाँ पे है? JK के अंदर।
जम्मू कश्मीर के अंदर दोस्तों। इसके बाद दोस्तों साउथ की बात करें तो साउथ के अंदर है दैमाबाद, ठीक है, ये कहाँ पे, गोदावरी नदी के तट पर है और ये महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे इसके जो और जो इम्पोर्टेंट साइट है उनको हम 1 बाय 1 समझेंगे यहाँ पे, तो वो मैं आपको इसके अंदर मैप की सहायता से समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ दोस्तों, अब हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे पंजाब हो गया आपका, हरियाणा, ये राजस्थान और दोस्तों गुजरात हो गया। तो सबसे पहले हम बात करें पंजाब की। पंजाब के अंदर एक साइट है जो है रोपड़ दोस्तों, ये सतलज नदी के किनारे है पंजाब के, रोपड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसको 1953 टू 1956 के अंदर यज्ञदत्त शर्मा ने इसको डिस्कवर किया, इसको यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी तो कोई ज़्यादा खास बात नहीं, इसकी खासियत सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो यहाँ के जो लोग थे कुत्ते को उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो इनकी जो समाधियाँ थी लोगों के मरने के बाद कुत्ते को साथ में दफनाया जाता था, ठीक है दोस्तों। कुत्ते के साथ समाधि कहाँ पे मिली है, रोपड़ में, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको। इसके बाद दोस्तों आता है हरियाणा। हरियाणा के अंदर जो साइट है वह है बनमाली, ठीक है दोस्तों। ये आपकी रंगोई नदी के तट पर है। हरियाणा का जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर है। इसको 1974 के अंदर डिस्कवर किया गया दोस्तों, ठीक है, किसके द्वारा, रविंद्र बिष्ट के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो अब बनमाली साइड की हम बात करते हैं। बनमाली कहाँ पे, रंगोई नदी के किनारे पे। एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और इसको रविंद्र बिष्ट ने डिस्कवर किया, खोजा था 1974 के अंदर दोस्तों। इसकी जो खास बात है दोस्तों, इसके अंदर जो सड़कें थी वो टेढ़ी मेढ़ी सड़कें थी, ठीक है। कहाँ, कैसी सड़कें थी, टेढ़ी मेढ़ी, सीधी सड़कें नहीं थी। और जैसे आपने देखा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की, हड़प्पा जो सिंधु सभ्यता की और जो साइड से वहाँ पे जो नालियाँ बनाई गई थी, लेकिन यहाँ पे जो बनमाली है ना, यहाँ पे नाली की व्यवस्था नहीं थी। जो पानी था, वेस्ट पानी, उसको घर के अंदर ही गड्ढा बना के स्टोर किया जाता था। और तीसरी सबसे एक और इम्पोर्टेंट जो इसका पॉइंट एग्जाम में पूछा, वो दोस्तों यहाँ पे हल के साग से मिलते हैं। और जो हल था मिट्टी का, किसका बना होता है, मिट्टी यानी कि टेराकोटा का बना हुआ हल था। किसका था, टेराकोटा का। हल के साग से दोस्तों कहाँ पे मिले, बनमाली के। लेकिन जुते हुए खेतों के साग से हमें कहाँ मिलते हैं, कालीबंगा के अंदर। वो अभी हम जब राजस्थान में आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अगली जो हमारी साइट है वो है राजस्थान की कालीबंगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बता देता हूँ आपको, कालीबंगा। तो दोस्तों ये हमारी घग्गर नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, घग्गर नदी के तट पे। इसको दोस्तों 1953 में खोजा गया, किसके द्वारा, बीबी लाल और एक के थापर के द्वारा, ठीक है दोस्तों। जो कालीबंगा घग्गर नदी किनारे पर है। और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कालीबंगा के, तो दोस्तों सबसे पहले तो बात हम यही करते हैं, इसके अंदर जूते हुए खेतों के साग से मिले। किसके, जूते हुए खेतों के साग से मिले यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे चूड़ियों के साग से मिले हैं। किसके, चूड़ियों के साग से भी यहीं से प्राप्त हुए। कहाँ से दोस्तों, कालीबंगा। तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जूते हुए खेत के जो साग से कहाँ से मिले, कालीबंगा। और दोस्तों एक बात है, पकी हुई ईंटें, पकी हुई ईंटें भी हमें कहाँ से प्राप्त हुई दोस्तों, ये भी हमें कालीबंगा से ही प्राप्त हुई है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं गुजरात की। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, आज़ादी के बाद जो सबसे ज़्यादा जो हड़प्पा सभ्यता की जो साइट है खोजी गई है, वो कहाँ पे खोजी गई है, जो स्थल खोजे गए वो है गुजरात के अंदर। सबसे ज़्यादा कहाँ पे खोजे गए, गुजरात के अंदर। दोस्तों गुजरात के अंदर 3 साइट हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। बात करते गुजरात की जो साइट थी वो थी आपकी 3 साइटें जो स्वतंत्रता प्राप्ति का सबसे ज़्यादा साइट खोजी गई वहाँ पे गुजरात के अंदर। तो ये आपकी रंगपुर, लोथल और धोलावीरा, ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों को तो रंगनाथ शर्मा ने खोजा था और इसको रविंद्र बिष्ट ने दोस्तों इनकी जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्ज़ाम के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनकी बात दोस्तों। हाँ दोस्तों,
लोथल के बाद दूसरी एक और साइट तो क्या थी आपकी सूतकोदा। तो दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता कालीन के बंदरगाह थे जहाँ से व्यापार किया जाता था। और इसके अंदर लोथल की एक और विशेष बात क्या थी, जो हड़प्पा सभ्यता के और सभी जो नगर थे ना, उनके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क के बजाय पीछे की तरफ खुलते थे। लेकिन लोथल के अंदर जो घर के दरवाजे तो कहाँ की तरफ खुलते थे दोस्तों, मुख्य सड़क की तरफ। ठीक है, इसके बाद हम रंगपुर की और लोथल की बात कर लें तो यहाँ पे क्या मिलते हैं, चावल के साक्ष्य। हमें ये मालूम होता है कि यहाँ पे चावल की खेती है, लेकिन चावल के जो पहले साक्ष्य थे वो कहाँ पे मिले थे, लोथल के अंदर। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं धोलावीरा की। तो दोस्तों धोलावीरा सबसे बड़ी साइट के रूप में जानी जाती थी, लेकिन अब राखी गढ़ी का खोज हो चुकी है। किसकी, राखी गढ़ी। ये दोस्तों हरियाणा के हिसार के अंदर है, जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है। अब जो धोलावीरा है वो आपकी सेकेंड लार्जेस्ट। तो दोस्तों जो धोलावीरा थी वो सबसे बड़ी साइट के रूप में जान, लेकिन अब जब राखी गढ़ी का खोज हो गई तो धोलावीरा सेकेंड लार्जेस्ट साइट के रूप में जाने लगी है। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको जितनी भी साइट जो इंडिया के अंदर पड़ती थी उन सबको मैंने डिटेल में आपको बताया है। इसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे, इनके लोगों के बारे में, इनके रहन सहन के बारे में, इनके खाने पीने के बारे में, और किस देवी देवता की पूजा करते थे, ये सभी हम डिटेल में जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो 4 साइटें जो पाकिस्तान के अंदर है। सबसे पहली दोस्तों जो आपकी हड़प्पा, ये पाकिस्तान के अंदर है। दूसरी आपकी मोहनजोदाड़ो, तीसरी आपकी चुंदड़ो, और चौथी आपकी है कोट दीजी। और आपको एक मैंने सूतकांगड़ ऊपर बता ही दिया था। ये जितनी भी साइट है कहाँ पे है, आपकी पाकिस्तान के अंदर है। हम यहाँ के निवासियों के बारे में बात करें तो यहाँ के जो निवासी थे वो मुख्य थे द्राविड़ और भूमध्य सागरीय थे। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ के जो लोग थे इनकी जो मुख्य जो फसल थी वो गेहूँ और जौ थी। जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो ज़्यादातर गेहूँ और जौ की खेती करते थे और भूमध्य सागरी थे। और ये जो मिठे के जो रूप में जो प्रयोग करते थे वो किसका प्रयोग करते थे दोस्तों, शहद का प्रयोग करते थे मीठे के रूप में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं ये ट्रैवलिंग के लिए, आवागमन के लिए भैंसा गाड़ी, बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इनके जो मनोरंजन के साधन थे। इनके जो मनोरंजन के साधन थे वो जो दोस्तों चौपड़ हो गया, आपका शिकार और मछली पकड़ना। और दोस्तों पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, ये सभी इनके मनोरंजन के साधन थे। इसके बाद दोस्तों हम बात कर देते हैं जो इनकी जो शैली थी, किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की शैली तो कैसी थी दोस्तों, ये एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट कैसी थी, भाव चित्रात्मक। कैसी शैली दोस्तों, भाव चित्रात्मक शैली थी किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की जो एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ी जो यहाँ की जो इमारत थी वो थी मोहनजोदड़ो का स्नानघर। क्या था, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानघर, विशाल स्नानघर। और दोस्तों मोहनजोदड़ो का जो दूसरा नाम है, मोहनजोदड़ो किस नाम जानते हैं, मोनशोबडेन, यानी कि मृतकों का टीला। ठीक है दोस्तों, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमें नीचे देखा कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों मोहनजोदड़ो से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोहनजोदड़ो के अंदर जो कांस्य की जो मूर्ति मिली वो कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो के अंदर। कांस्य की मूर्ति नृत्य करती हुई कांस्य की एक मूर्ति मिली, वो भी मोहनजोदड़ो से मिली। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हड़प्पा से मोहरे मिली। क्या मिली, हड़प्पा से मोहरे मिली है, जिन पर एक विशेष प्रकार के एक सींग वाले जानवर की आकृति का अलंकरण हमें मिलता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं
जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो ग्रहों की पद्धति है किस पद्धति में वो बनाया गया है दोस्तों, ग्रिड पद्धति के अंदर। किस पद्धति के अंदर बनाया गया दोस्तों, ग्रिड पद्धति के अंदर। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अनगार की। अनगार, ये दोस्तों हड़प्पा के अंदर ही मिला था। ये अनगार जो अनाज टैक्स के रूप में लोगों से लिया जाता है, उसको यहाँ पे स्टोर किया जाता है। ये बहुत बड़ी विशाल इमारत थी। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ के अंदर जो देवी देवताओं के, जो भी जिन देवी देवताओं की यहाँ के लोग पूजा करते थे, तो ये धरती की पूजा करते थे। किसकी? धरती की पूजा। सिंधु घाटी के लोग धरती की पूजा को उर्वरकता की देवी मानकर पूजते थे। इसके बाद यहाँ पे शिव की पूजा के भी कुछ अवशेष मिले हैं। और एक खास बात और बताता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है दोस्तों। और एक और पॉइंट, जो स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है ना, स्वास्तिक, जिसको सनातन धर्म में बहुत शुभ माना जाता है, वो भी हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक का चिन्ह भी किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की देन है। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति दोनों का ही प्रचलन था। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति दोनों का ही प्रचलन था। और दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी स्त्री की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो समाज मातृ प्रधान समाज था, जहाँ पे माता की सत्ता चलती, परिवार में महिलाएं मुखिया होती थी परिवारों की। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इनके बर्तनों की बात कर लेते हैं। काले रंग के डिजाइन के बर्तन यूज करते थे, जो टेराकोटा से बने हुए होते थे। और दोस्तों इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे घोड़े के भी अवशेष मिले। वो आपको कालीबंगा, लोथल और सूतकोदा के अंदर मिले हैं। इसके बाद दोस्तों हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का आखिर पतन कैसे, जो इतनी अच्छी सभ्यता थी, इतनी सुनियोजित ढंग से सभी काम होते थे। तो दोस्तों इस सभ्यता के पतन का संभवतः कारण माना जाता है कि वो एक बहुत भयानक बाढ़ आई होगी, जिसके कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया। और हाँ दोस्तों, जितने भी SSGD के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको मैं यहीं पे सोल्व कराऊंगा इसी चैनल पर, तो आप भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फ़ायदा उठाने के लिए आप देखें मेरी वीडियो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट हम जो हमारा पॉलिटी के जो लास्ट वीडियो थी उसका आगे कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों अंत में चंद लाइनें, जिंदगी यूँ ढलती है जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। ज़िंदगी में शिकवे कितने भी हो, हर वक्त मुस्कुराते रहो यारों, क्योंकि ये ज़िंदगी है एक बार ही मिलती है। धन्यवाद। जय हिंद।